हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एड फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, अर्थशास्त्र में ये जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो अपन को क्या करनी है, याद करनी है। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था। भाई, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अपन अर्थशास्त्र के अंदर अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह एक सिस्टम है। ढांचा मतलब क्या होता है बेटा? यह एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि लोग क्या कमा रहे हैं, उनके पास कितना बच रहा है, वो कैसे कमा रहे हैं, उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है, यानी आर्थिक जितनी भी क्रियाएं होती है, उसकी जानकारी, जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी आर्थिक विकास के अंदर क्या किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी घर में 3 जने कमा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो तीनों जनों के क्या हो रहे हैं? आर्थिक विकास हो रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाओं का क्या हो रहा है? अध्ययन हो रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है विकास। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे? तो ये चीज क्या होता है बेटा? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भाई बेटा, विकास क्या होता है। जिस तरह से हमने क्या किया कि भाई पहले हमारे जो दादा परदादा थे, वो कैसे थे कि भाई कच्चे घरों में रह रहे थे, और हम अभी कैसे हैं? पक्के घरों में रह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक तरह का विकास हुआ, है ना बेटा? तो विकास यानी क्या होता है? डेवलपमेंट। किसमें? हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक में, रोजगार में, ठीक है, हमारी दैनिक क्रियाओं में, उन सभी उसे क्या कहेंगे हम? विकास कहेंगे। अब विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। यानी हम, कोई पढ़ाई में विकास कर रहा है, कोई अपनी आर्थिक विकास कर रहा है, कोई अपने करियर में विकास कर रहा है ना? तो उसे क्या कहेंगे हम? विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। अब एक चीज करी अपन ने कि बेटा, नदी का बहाव रोकने के लिए, यानी जब बहुत ज्यादा बहाव आता है नदी का, तो उसके रोकने के लिए हमने बांध बना दिए। क्या बना दिए? बांध बना दिए। लेकिन उससे क्या हुआ? वहां पर बहुत ज्यादा पानी, जल स्त्राव बहुत ज्यादा हो गया। तो यानी विकास, हमने विकास तो किया, लेकिन उसका क्या हुआ? उसकी हानि भी हमें हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत हो सकती। यानी विकास अलग अलग हो सकते हैं, उनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति क्या हो सकती है? विपरीत हो सकती। उदाहरण के लिए, नदी पर बांध बनाना वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। अब हमने नदी पे तो किस बना दिए बांध, हमने किस लिए बनाए थे? ताकि वो नदी का बहाव रुक जाए, है ना, और ज्यादा बाढ़ की स्थिति नहीं आए, इसलिए हमने बांध बनाए। लेकिन इसका इसका विपरीत प्रभाव किस पे पड़ा? किसानों पर पड़ा। इससे क्या हुआ? जल स्राव बहुत ज्यादा हो गया, जल बहुत ज्यादा भर गया, वहां पे पानी बहुत ज्यादा भर गया, इसलिए किसानों को क्या करना पड़ा? वहां से विस्थापन करना पड़ा। ठीक है बेटा। तो ये होता है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, और उनकी जो प्रकृति होती है वो उसके विपरीत होती है। कि हमने तो हमारे अच्छे के लिए किया था, लेकिन इसके कारण दूसरों का क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया। ठीक है बेटा।
उसके बाद अब जैसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि विकास के लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट है, जैसे कोई भूमि, जिसके पास कोई ग्रामीण गांव का मजदूर है जिसके पास कोई भूमि नहीं है, ठीक है, तो उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे कि भाई मेरे पास क्या हो, एक भूमि हो, मैं अपनी मेहनत और मजदूरी से क्या करूं, मैं एक भूमि ले लूं या एक प्रॉपर्टी ले लूं, ठीक है बेटा, उस पे क्या करूं, मैं खेती करूं। तो काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी के लिए ये इसका विकास का लक्ष्य क्या होगा कि भाई मैं और अच्छी बेहतर मजदूरी करूं। ठीक है बेटा, जो पंजाब के संपन्न किसान हैं, जो बहुत अच्छे संपन्न किसान हैं, उनका विकास का लक्ष्य क्या है, उनका विकास का लक्ष्य अलग है कि भाई किसान को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन और मूल्य और मेहनत का करना पड़े कि भाई उनकी फसल क्या हो और ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए उनको ज़्यादा समर्थन मिले और उनके मूल्य जो हैं वो भी उन्हें अच्छे मिले, उसकी जो फसल उगाई है उन्होंने उनके मूल्य भी उन्हें अच्छे मिले, तो ये उनका विकास का लक्ष्य है। अब ये शहर की अमीर लड़की जो है, शहर में रहने वाली जो अमीर लड़की है, उसका लक्ष्य अलग है कि भाई उसको उसके भाई के समान क्या मिले, स्वतंत्रता मिले और वह अपने फैसले खुद ले सके। यह एक जैसे सबकी व्यक्तियों की श्रेणियां अलग अलग है, सब अलग अलग श्रेणी में है, लेकिन उनके विकास का लक्ष्य भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है बेटा, अब आता है एक अपना टॉपिक आय। क्या आता है बेटा, आय। तो आय क्या होता है, आय वह धन है जो आपको अपने श्रम या उत्पादों के बदले प्राप्त होता है। यानी कहीं आप मजदूरी करते हो, कहीं आप काम करते हो, यहाँ कहीं आप मेहनत करते हो, तो उसके बदले जो धन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आय। क्या कहते हैं बेटा, आय। तो वह धन है जो आपको अपने श्रम या उत्पादों के बदले प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आय के अतिरिक्त कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आय के कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं, अब जैसे हमारे पास कोई आय आ गई, ठीक है बेटा, आय हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि भाई हमारे परिवार हो, हमारे पास रोजगार हो, ठीक है बेटा, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना हो, ठीक है, और शांतिपूर्ण माहौल हो। अगर हमारे आसपास शांतिपूर्ण माहौल ही नहीं होगा तो वो फिर हमारे पास पैसा तो बहुत आ रहा है, मुद्रा, हमने जो श्रम किया, हमने जो मेहनत करी, उसका पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे को शांति नहीं मिल रही है, हमारे समानता नहीं मिल रही है। तो आय के साथ साथ हमें क्या, ये सब जो कारक हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, अब आता है आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास यानी अपनी आय के अंदर विकास। तो ऐसे पढ़ेंगे अपन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा अपन कि ये जैसे अपने पापा हैं और ये हैं अपने चाचा, ठीक है बेटा। तो अपने जो पापा हैं उनकी आय है पर मंथ 5000 रुपीज, कितने हैं, 5000 रुपये, और जो हमारे चाचा हैं उनकी है 4000, ठीक है। कुछ सालों बाद क्या हुआ, पापा की आय है उसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, यानी वो कितने हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। 2 साल बाद मान लेते हैं, ठीक है। और 2 ही साल बाद जो हमारे चाचा हैं उनकी आय कितनी हो गई, 8,000 रुपये। तो ये क्या हुआ बेटा, आर्थिक
विकास हुआ। क्या हुआ बेटा? उस व्यक्ति का आर्थिक क्या हुआ? विकास हुआ। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। तो उससे क्या कहेंगे हम? आर्थिक विकास कहेंगे कि भाई हमारा आर्थिक विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है बेटा, समझ में आया? उसके बाद आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। भाई साक्षरता क्या होता है? तो साक्षरता मतलब होता है बेटा पढ़ना। ठीक है, इजी लैंग्वेज में अपन इसको पढ़ने बोलेंगे साक्षरता को कि भाई पढ़ाई करना। ठीक है, तो पढ़ना क्यों जरूरी है? आर्थिक विकास के लिए हमें साक्षर होना यानी पढ़ना क्यों जरूरी, हमारा पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? तो इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। अब आर्थिक विकास, अगर हमें पढ़ने का, हमें कैलकुलेशन करने का ही पता नहीं है कि हमारे पास कितनी आय आ रही है, वापस बच कितनी रही है, ये सभी चीज़ें हमें पता नहीं होगी, तो हम ये सब चीज़ें आएगी कहाँ से बेटा? हमें साक्षरता से आएगी। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है? तो इससे क्या होगा? ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारा रोजगार, अभी जैसे अभी आपके पापा जैसे काम पे जाते हैं, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें और अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है बेटा, अगर वो और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर उन्हें और ज़्यादा ज़्यादा प्रमोशन होते जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है? रोजगार का स्तर बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? रोजगार का स्तर बढ़ेगा। अगर हमारा आर्थिक विकास होगा तो अगर हम साक्षर होंगे तो हमारे रोजगार के स्तर भी बढ़ेंगे। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन्हें हम अगर हम साक्षर होंगे, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो तकनीकें आ रही है, उन्हें उपयोग करने का पता चलेगा, है ना बेटा? उन्हें उपयोग कैसे करते हैं उसका पता चलेगा। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी कि भाई स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो उसके लिए जागरूक होंगे। अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसके बारे में पढ़ना लिखना पड़ेगा ना। तो अगर हम पढ़े लिखे होंगे ही नहीं तो प्रदूषण हो रहा है तो होता जाएगा, वो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो होता जाएगा। स्वास्थ्य, अगर हम बीमार हो गए तो हमें उसकी जांच करने के लिए हमें डॉक्टर ये चीज़ बताएगा कि भाई ये चीज़ तुमको करनी है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ कैसे करनी है तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कि फ्रूट्स, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं है फ्रूट्स क्या होते हैं। तो साक्षरता इसलिए जरूरी है कि भाई उससे क्या होता है? आर्थिक विकास बढ़ता है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। नए नए जो उद्योग हैं उनको हमारे अंदर क्या होगी? और इच्छा होगी कि भाई हम नए नए उद्योग क्या करें? स्थापित करें। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक साक्षरता आर्थिक विकास के लिए क्यों जरूरी है? तो क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन आता है ऐसे तो आपको ये चारों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, कि भाई ज्ञान व दक्षता की प्राप्ति होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग होता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण वगैरह ये सब चीजें होती है। ठीक है बेटा, अब आता है एक देश की आय क्या है? किसी देश की आय
उस देश की सभी निवासियों की आय है, इससे हमें देश की कुल आय प्राप्त होती है। यानी अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये एक घर है, ठीक है। यहाँ पे दादा, पापा, चाचा, ठीक है, तीनों जने क्या करते हैं, कमाते हैं, ठीक है बेटा। तो तीनों जने की आय, एक की आय है 5,000, एक की आय है 7,000 और एक की आय है 3,000, ठीक है बेटा। तो इस घर में टोटल आय कितनी हुई, टोटल कुल आय कितनी आ रही है, तो 5 और 7 12 और 12 और 3 15,000, कितनी आ रही है बेटा, 15,000। इसी तरह से देश के प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है उनका कुल मिलाएंगे तो हमें देश की कुल आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा। जिस तरह किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इससे हमें देश की कुल आय प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। समझ में आया ये। उसके बाद देशों के मध्य विकास को मापने वाले कारक। अब किसी देश में क्या विकास हो रहा है, किस देश में क्या विकास हो रहा है, उसको कैसे मापते हैं, कैसे पता चलता है, उसके लिए तो देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। भाई देश के अंदर क्या विकास हुआ, उसमें सबसे पहले तो क्या आता है कि भाई औसत आय, कुल उस देश की कुल औसत आय कितनी है, उसके अलावा कि भाई वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं है कि नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही नहीं हो रही है, जन्म व मृत्यु दर कितना है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है या नहीं है। तो ये सब देख के फिर क्या किया जाता है, देश के मध्य विकास को मापा जाता है। ओनली फॉर आय से नहीं मापा जाता है, उसके अंदर ये सभी कारक होंगे अगर देश के अंदर, तो उसे विकास की गणना में किया जाएगा, ठीक है बेटा। देश की औसत आय की गणना। अब देश की औसत आय कैसे निकालते हैं, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। अब ये क्या चीज है, तो बेटा किसी भी देश की अगर हमें औसत आय निकालनी है तो उसे किस में निकाला जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कौन सी, डॉलर में निकाला जाता है। तो अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो क्या लिखोगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर द्वारा की जाती है, निकाली जाती है, औसत आय की गणना इस तरह से की जाती है, ठीक है बेटा। अब एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है, विकासशील यानी अभी जिसमें विकास चल रहा है, और विकसित यानी जिसमें विकास हो चुका है। तो विकसित देश की क्या होगी, नई तकनीक व विकसित उद्योग, वहां पे जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उद्योग कैसे होंगे, वहां पे बिल्कुल विकसित होंगे जिसमें विकास हो चुका है, ठीक है। उच्च स्तरीय रहन सहन, वहां का रहन सहन कैसा होगा, बिल्कुल टॉप लेवल वाला यानी उच्च स्तरीय वाला होगा। उच्च प्रति व्यक्ति आय, वहां के प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की आय कैसी होगी, यानी सभी में प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, उच्च रहेगी, कि भाई सभी को समान आय यानी उच्च आय मिल रही है। साक्षरता दर, वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, किसमें, विकसित देश के अंदर, ठीक है।
लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होगी, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर पर नियंत्रण होगा। ठीक है बेटा। अब जो विकासशील देश है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, विकास चल रहा है, अभी विकास उसमें पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होंगे, यानी जो टेक्नोलॉजियों का यूज चल तो रहा है लेकिन उनका क्या हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों द्वारा वो टेक्नोलॉजी, लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही है। निम्न प्रति आय, वहां की जो व्यक्ति की आय है, यानी प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कैसी होगी, कम होगी, जिसमें विकास अभी चल रहा हो। साक्षरता दर नियम, यानी ये भी कैसा होगा, निम्न होगा। कैसा होगा, साक्षरता दर निम्न होगा, यानी वहां पे पढ़े लिखे लोग कम मात्रा में होंगे। सामान्य रहन सहन, रहन सहन कैसा होगा कि भाई सामान जिसमें विकसित हो चुके हैं, जैसे हमारा इंडिया है, वो अभी विकासशील देशों में चल रहा है। ठीक है बेटा। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्या होगी, उसमें उसका अभाव होगा, यानी कमी होगी। अधिक मृत्यु दर होगा। ठीक है बेटा। आर्थिक नियोजन, अब ये आर्थिक नियोजन क्या होता है, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। यानी हमने किसी भी चीज का, जैसे हमारे देश के अंदर सोलर लाइट आती है, ठीक है बेटा, तो जो सोलर ऊर्जा है उसका उपयोग करके देश को क्या करना, विदेश के विकास को योजनाबद्ध करना। जैसे हमारे पास जैसे पवन ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो सोलर ऊर्जा है, इसके द्वारा भी बिजली का क्या किया जाता है, उसको रीयूज किया जाता है बिजली को। तो बेटा देश के साधनों का लाभ उठाकर, यानी जो हमारे पास देश के पास जो साधन है उनका क्या कर सके, हम उपयोग कर सके, प्रति व्यक्ति के पास क्या हो सके, उनका साधन उनको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर उसका देश का विकास हो सके, उसे क्या कहते हैं बेटा, आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन कब होगा, जब वो चीज सभी लोगों के पास पहुंचेगी। लेकिन अभी हमारे इंडिया में, जैसे राजस्थान के अंदर सोलर ऊर्जा सभी व्यक्ति के पास नहीं है, तो हमारा देश किस में आ रहा, हमारा राजस्थान अभी विकासशील राज्य है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से देश के साधनों का लाभ उठाकर, यानी जितने भी साधन हैं, जो जब तक वो सभी हमारे व्यक्तियों के पास, जो देश की जनता है उनके पास नहीं पहुंचते हैं और वो उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आर्थिक नियोजन नहीं होगा और उससे देश का विकास भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय आय। क्या आता है बेटा, राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं, जो देश के अंदर उत्पादित, यानी देश द्वारा उत्पादित जो सभी वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये क्या चीज आई बेटा, तो जो देश के अंदर जो वस्तुएं हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, जो हमें सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती है, ठीक है, तो ये सब प्राप्त हो रही है, उनके जो मूल्य है तथा विदेशों से क्या हो रही है, जो प्राप्त आय है, हमें जो विदेशों से प्राप्त आय है उनको जोड़कर राष्ट्रीय आय बनती है। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, यानी वस्तुएं और सेवाएं का मूल्य प्लस किसका, विदेशों के विदेशों से प्राप्त विदेशों से प्राप्त आय से मिलकर, दोनों से मिलकर क्या बनेगी,
राष्ट्रीय आय। तो देश के अंदर उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं का मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त आय जो हमें मिलेगी, उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा बेटा, ये राष्ट्रीय आय बनेगी। ठीक है बेटा। अब ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एक एक नंबर वाले में आएंगे कि भाई पूछ लिया जाए राष्ट्रीय आय क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे इसके अंदर बैठेंगे। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, यानी जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो राशि जो मिलती है हमें उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कि भाई हमने मान लिया कि भाई हमारे जो देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है बेटा, जैसे हमने मान लिया, मानना है बेटा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 50,000 है। कितनी है भाई जनसंख्या, 50,000 है। ठीक है। और देश की कुल आय कितनी है, तो हमने मान लिया भाई कुल आय कितनी है, 7,000 है देश की कुल आय। तो उसमें इसका भाग दिया जाना, यानी देश की कुल आय जो है, सॉरी, देश की कुल आय में किसका भाग देना है हमें, जो देश की जनसंख्या है उसका भाग देना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। यानी जो देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर किसका भाग, देश की जो कुल आय है उसके अंदर किसका भाग देना है, देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। अब भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। कहाँ पे आता है भाई, भारत कहाँ आता है, भारत मध्य आय वर्ग, जिसकी आय कैसी है, बिल्कुल मीडियम है, यानी बिल्कुल मध्यम आय वर्ग के अंदर हमारा भारत आता है। क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6,700 प्रति वर्ष थी। 2019 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो हमारे भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो इस तरह से थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये मध्यम वर्ग देशों, मध्यम आय वर्ग वाले देशों में हमारा भारत आता है। ठीक है बेटा। अब आता है अपने पास शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरे जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी किसी वर्ष, यानी हम मान लेते हैं 2024, ठीक है। अब 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से, यानी टोटल कितने हैं हुए हमारे 2,000 बच्चे हुए। 2024 के अंदर हमारे पास कितने बच्चे आए बेटा, 2,000। अब उसमें से 1,000 जीवित बच्चों में से कितने, 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, यानी जो 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका जो अनुपात होता है उन्हें क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी जो 2000 हमारे पास 2024 में 2000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। उसमें से जो 1,000 बच्चे थे, ठीक है, वो जिसमें जो 1 वर्ष से पहले मर गए उन्हें क्या कहेंगे, हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है बेटा।
तो आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू।